एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है अपना चैप्टर नंबर 4 से 4.12, दैट इज प्रोविजन एज पर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 रूल 18। ठीक है, नाउ सबसे पहला, जैसे कि हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, वो हमको कंपलसरी फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे ही कुछ रूल में दिए हुए हैं जो हमको डिबेंचर्स के रिलेटेड प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो सबसे पहले वो डिबेंचर का जो टेन्योर है वो क्या होना चाहिए, 10 ईयर से ज्यादा का टेन्योर नहीं हो सकता है। मतलब मैक्सिमम कितने साल में हमको रिडीम करना पड़ेगा, विद इन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। सिर्फ कुछ ही कंपनी को, दैट इज जैसे कि इधर लिखा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कंपनी परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, यही कुछ कंपनीज हैं जिनको बियॉन्ड 10 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स अलाउड है इशू करने को डिबेंचर्स। मतलब कि उसी पीरियड, मतलब कि सिर्फ ये कुछ कंपनीज हैं जो 30 ईयर तक डिबेंचर इशू कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर वो इस कैटेगरी की कंपनीज में नहीं आते हैं तो इनको मैक्सिमम कितने साल का डिबेंचर्स इशू करना अलाउड है, कितने टेन्योर का, तो 10 ईयर्स के टेन्योर का अलाउड है। मतलब रिडेम्पशन पीरियड कितने दिन में आ जाना चाहिए, कितने साल में, 10 ईयर में आ जाना चाहिए। नाउ सेकेंड जो एज पर रूल दिया हुआ है वो ऐसा बोल रहा है कि आपको अपने सारे असेट पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। अभी ये चार्ज मतलब होता क्या है, तो चार्ज बेसिकली होता है कि आपको जब भी आप डिबेंचर इशू करोगे तो उनको सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपसे क्या मांगती है, सिक्योरिटी मांगती है। या तो आपका घर, या तो आपका कोई असेट, कोई भी चीज होती है तो उस पे आपको सिक्योरिटी, कोई भी लोन होता है तो उस पे आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है। मतलब ये सिक्योरिटी क्यों काम आती है बैंक को, कि अगर आपने बाय चांस डिफॉल्ट किया इन रिपेमेंट ऑफ लोन तो वो जो सिक्योरिटी आपने दी है बैंक के पास, वो सिक्योरिटी बैंक जो है जब्त कर लेती है और वो बेच के मार्केट में उससे जितने भी पैसे आपके ड्यूज थे लोन के ऊपर वो रिकवर करके आपको बाकी के पैसे दे देती है। वैसा ही कुछ केस कंपनी एंड डिबेंचर्स के बीच में होता है। अभी कंपनी ने क्या लिया हुआ है, डिबेंचर से लोन लिया हुआ, एज गुड एज लोन ही है। तो जब भी अगर जो कंपनी है वो डिफॉल्ट करती है इन रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट, तो डिबेंचर्स के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो जो सिक्योरिटी, जो चार्ज क्रिएटेड असेट है, वो असेट लेके उसको मार्केट में बेच के अपना जो भी ड्यू अमाउंट था वो रिकवर कर सकती है। मतलब आप देख रहे हो कि डिबेंचर्स को बहुत सारी सिक्योरिटी दी जाती है। मतलब इतना तो शेयर होल्डर्स को भी नहीं दी जाती जितना डिबेंचर्स होल्डर को दी जाती है। तो जहां से भी इनको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, सेबी कंपनीज एक्ट रूल ने सारा प्रोविजंस करके रखा है कि जहां जहां से इनको सिक्योरिटी मिल सकती है। So company has to create a charge on the asset of company, subsidiary company और holding company। तो जो भी, चाहे वो कंपनी की असेट हो, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी की असेट हो या होल्डिंग कंपनी की, मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, आई होप आप लोगों को पता हो। ठीक है, मतलब कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जब किसी कंपनी के मोर देन 50% ऑफ शेयर्स होल्ड किए हुए हैं दूसरी कंपनी ने, तो वो कंपनी क्या बन जाती है, होल्डिंग कंपनी, और जिसके होल्ड किए हुए हैं वो बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। तो आप किसी भी कंपनी, चाहे वो कंपनी हो या उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो या होल्डिंग कंपनी हो, उनके असेट से चार्ज क्रिएट करके कंपनी रख सकती है, मतलब रखना ही पड़ेगा। और दूसरा, जो भी चार्ज है, जितना भी चार्ज क्रिएट किया गया है, वो एश्योर करना पड़ेगा आपको कि वो सारे जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो इंटायर वैल्यू को कवर कर रहा है कि नहीं। मतलब कि अगर आपने 10 लाख का डिबेंचर इशू किया है और प्लस उस पे ड्यू इंटरेस्ट बन रहा है, फॉर एग्जांपल 2 लाख,
तो आपको ये एश्योर करना पड़ेगा कि जितना भी आप चार्ज क्रिएट करो मस्ट बी इक्वल टू 12 लाख और मोर देन 12 लाख, ठीक है। मतलब कि डिबेंचर्स को पूरी तरह से सिक्योरिटी थ्रू चार्ज मिलनी चाहिए, इसीलिए वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होना चाहिए, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना होना चाहिए, 12 लाख का होना ही चाहिए। So if the government company issue secure debenture which has central or state government guarantee, then it need not create any charge on asset। सिर्फ इतना एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी निकली, और हमने पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसमें मोर देन 51% जो रहता है वो किसका स्टेक रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, या तो स्टेट या तो सेंट्रल या तो बोथ, ठीक है। तो ऐसी अगर गवर्नमेंट कंपनी है और उस गवर्नमेंट कंपनी ने अगर सिक्योर डिबेंचर इशू किया हुआ है और उस सिक्योर डिबेंचर को गारंटी मिली हुई है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसमें चार्ज नहीं भी क्रिएट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको प्रोविजन में ही बोला हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी अगर चाहे तो गारंटी के थ्रू, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के गारंटी के थ्रू चार्ज क्रिएट कर सकती है। दे डू नॉट हैव टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट। क्लियर, समझा? धीरे धीरे जाओगे आपको इजिली जो प्रोविजंस है वो समझ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो एसपी है थोड़ा लोगों को, बच्चों को टफ लगता है जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं और ये मेरे को थोड़ा सीरियस टाइप से ही पढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप ना सारंग सर की तरह फन वे में पढ़ाते नहीं हो, आपका लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड मेरे लेक्चर्स बोरिंग हो जाते हैं। एक तो सबसे पहले ये समझ लो, मैंने एक और वीडियो में आप लोगों को बोला है कि मैं सारंग सर नहीं हूं। मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो सारंग सर या किसी भी टीचर से बहुत अलग है। आई फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और खासकर एसपी जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे प्रोविजन से मिला हुआ है, मतलब प्रोविजन से बना हुआ सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं आपको फन वे कुछ ऐड कर, जहां पे मुझसे पॉसिबल होता है वहां पे मैं आपको है ना थोड़ा सा फन वे में लेके जा सकती हूँ। बट आई मेनली वांट कि अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, रादर देन जो फन पार्ट है वो क्लियर करने के लिए, है ना। मतलब फन पार्ट को अवॉइड करके अगर हम ये ज्यादा इस पे फोकस करेंगे तो आपका फायदा इसमें ज्यादा है, ठीक है। चलो ना, थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि आपको किसी भी कंपनी में क्या करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है डिबेंचर ट्रस्टी को। सो बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर द कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट डीड। हमने लास्ट जब हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, देखो 6th वाला पॉइंट से ही रिलेटेड है कि जब भी कंपनी इशू करती है सिक्योर डिबेंचर्स या 500 लोगों से ज्यादा डिबेंचर्स इनवाइट करती है, तो उस केस में डिबेंचर ट्रस्टी और ट्रस्ट डीड बनाना जरूरी होता है। ट्रस्ट डीड में क्या लिखे जाते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं, एंड द ट्रस्टीज एंड क्लियरली स्टेट द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो ट्रस्ट डीड में क्या होते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनी एंड ट्रस्टीज के बीच में डिसाइड हुआ है, व्हाट आर द रोल ऑफ कंपनी, व्हाट आर द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, वो सारी चीजें उसमें लिखी जाती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल फोकस ऑन फोर्थ पॉइंट, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर आपको याद होगा तो आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ लिया है एज पर कंपनीज एक्ट कि हमको क्या क्रिएट करना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर, तो जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वहां से हमको पार्ट प्रॉफिट निकाल के हमको डीआरआर स्पेसिफिकली एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, दैट इज रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए यूज होगा। बट मैंने आपको बोला था कितना, कब, क्या और कैसे ट्रांसफर करना है, तो इधर वो आपको क्लैरिटी आएगी। सिर्फ 2 मिनट मेरे पास फोकस करना। तो कंपनी हैज टू क्रिएट डीआरआर अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब कितना, सो कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन डीआरआर अकाउंट। तो जितना भी कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मतलब समझ रहे हो, जितना भी कंपनी को पेमेंट करना है,
मतलब जितना भी आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो अगले साल ड्यू हो रहा हो ना हो रहा हो, बट टोटल जितना भी डिबेंचर्स है कंपनी के पास जो फ्यूचर में रिपेमेंट के लिए आ सकता है, तो उसका जो 25% जो भी आएगा वो आपको डीआरआर फंड में, डीआरआर अकाउंट में उतना अमाउंट रखना ही पड़ेगा फॉर रिडम्पशन ऑफ रिजर्व। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर दूं तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बैलेंस शीट है जिसमें डिबेंचर्स जो ड्यू है वो 1 लाख रुपीस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स में कौन सा अमाउंट को पकड़ूंगी, 1 लाख को। तो इसका जो 25% बनता है, 25% कितना बनेगा, 25,000। ये 25,000 जो है मेरे डीआरआर अकाउंट में होना ही चाहिए जब भी मेरे बैलेंस शीट में ये दिख रहा हो कि 1 लाख इज ड्यू, मतलब 1 लाख इज माय आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। तो सिंपल सी बात है, ये डीआरआर आपका मेंटेन होना चाहिए 25,000, मतलब कि टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 25% आपके डीआरआर अकाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। इतना ही बोला हुआ है, बेसिक थिंग। और दूसरा क्या बोला हुआ है कि company has to invest or deposit on or before 30th April each year a sum not less than 15% of amount of your debenture maturing the year ending on 31st March next year। अच्छा, तो एक और बात है कि फॉर एग्जाम्पल अभी टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितना था, 1 लाख था। अब फॉर एग्जाम्पल इस डिबेंचर्स में जो नेक्स्ट ईयर पे करना है, मतलब कि अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा ये 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट है, ठीक है, एज ऑन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। अभी इस आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स में से फॉर एग्जाम्पल 50,000 जो है वो मुझे नेक्स्ट ईयर पेमेंट के लिए आ सकता है, ठीक है। ओके, सो अगर इतने डिबेंचर्स में से मेरे 50,000 जो डिबेंचर्स है वो फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2024 को क्या हो रहे हो, मेच्योर हो रहे हो, तो उन्होंने बोला है कि आपका 30th अप्रैल से पहले, कौन से 30th अप्रैल से पहले, 30th अप्रैल 2023 से पहले आपका 50,000 में से 15%, मतलब 50,000 जो है उसका 15% दैट इज 7,500 आपका कहीं पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब कि इधर 7,500 का अमाउंट आएगा। समझा कि नहीं समझा? मैं अगेन आपको बता रही हूं, सबसे पहले आपको डीआरआर अकाउंट में डालने के लिए फंड का अमाउंट बोला हुआ है, वो कितना होना चाहिए, जितना भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है उसका जो 25% है वो आपको मेंटेन करना है डीआरआर अकाउंट में, दैट इज 25,000। अब दूसरी बात यह है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है, कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आपको पता लगेगा कि आपका मैच्योर कितना हो रहा है नेक्स्ट ईयर। तो आउट ऑफ 1 लाख मैंने अज्यूम किया कि मेरा मैच्योर अमाउंट कितना है नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2024 में, तो मेरा मैच्योरिटी अमाउंट 50,000 है। उसका जो 15% है दैट इज 50,000 का 15% विल कम 7,500। तो वो 7,500 का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बिफोर 30th अप्रैल 2023 से पहले करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट कहां से होता है, इन्वेस्टमेंट आपके बैंक अकाउंट से, जो भी बैंक अकाउंट में प्रेजेंट फंड है उसमें आप वो फंड कहीं पे आप इन्वेस्ट कर दो, मतलब उसमें से एटलीस्ट 15%, 20% भी कर सकते हो, 25% भी कर सकते हो, बट उन्होंने क्या बोला है कि एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 15% तो होना ही चाहिए। और डीआरआर फंड कहां से क्रिएट होगा, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड वहां से होगा। और इन्वेस्टमेंट कहां से होगा, तो ऑफ कोर्स ये बताने वाली बात नहीं है,
बैंक से होगा, बैंक से अमाउंट हम ट्रांसफर किसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कर देंगे, या आप डिपॉजिट कर सकते हो, एफडी वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि उधर दोनों वर्ड यूज किए, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट। बट उसका ड्यू डेट क्या है, 30 अप्रैल 2023 से पहले होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो जो भी मैंने आपको बोला है। यही सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर मतलब कंफ्यूजन वाली बात थी, बाकी सारी तो इजी ही थी। सो मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो दोनों अकाउंट, जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया और जो डीआरआर अकाउंट हमने बनाया, वो दोनों अकाउंट किस लिए यूज होता है, वो होता है फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बस यही मेन एम है कि जो रिडम्पशन के टाइम पे जो अमाउंट है वो कम ना गिर जाना चाहिए, इसीलिए वो पूरी की पूरी चीजें एश्योर करना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू या चाहे वो डीआरआर के थ्रू। क्लियर? नाउ 4.1.3 जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब कि एज पर सेबी कौन कौन से रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करने पड़ सकते हैं, वो सारे प्रोविजंस हम इधर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस के रिगार्डिंग। तो हमने शेयर्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी मिनिमम सब्सक्रिप्शन देख लिया, और मेरे को परसेंटेज बोलो कितना है शेयर्स के रिलेटेड की मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, इट इज 90%। ठीक है, कि जब भी हम पब्लिक इशू करते हैं तो हमें मिनिमम कितना कलेक्शन करना पड़ता है, 90% करना ही पड़ता है, अदरवाइज हमें सारा अमाउंट जो है वो रिफंड कर देना पड़ता है विद इन स्पेसिफाइड डेट। तो वैसे ही डिबेंचर्स के केस में दिया हुआ है कि आपको जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा फॉर पब्लिक इशू इज 75% ऑफ बेस इशू साइज ऑफ 100 करोड़ रुपीज। सो अगर आप 100 करोड़ रुपीज रेस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको 75% अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आपने उतना भी कलेक्ट नहीं किया तो एज पर सेबी रेगुलेशंस आपको वो इंटायर मनी जो भी रिसीव हुआ है 75% से कम, वो आपको रिफंडेड करना पड़ेगा विद इन 12 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। मतलब जब आपका जो इशू है, पब्लिक इशू का जो आपका क्लोजर डेट है, वो डेट से आपको 12 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, सारे अमाउंट रिफंड करने पड़ेंगे अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इशू कलेक्ट नहीं हुआ तो। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर डिबेंचर्स कितने हैं, 75% ऑफ बेस इशू साइज ऑफ 100 करोड़, ये याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का भी कंसेप्ट समझा दिया है। इधर हमारा जो पब्लिक इशू है वो अंडर सब्सक्राइब होता है, एट पार सब्सक्राइब होता है, या ओवर सब्सक्राइब होता है। अंडर सब्सक्राइब मतलब जितना हमने पब्लिक इशू किया उससे कम सब्सक्राइब हुआ, एट पार मतलब जितना हमने पब्लिक इशू किया उतना सब्सक्राइब हुआ, और ओवर सब्सक्राइब मतलब जितना हमने इशू किया उससे हमको कई ज्यादा रिस्पॉन्स आया और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्वेश्चन इज दैट कि कैन बी रिटेन्ड वो ओवर जो सब्सक्राइब हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने 50 लाख इशू किया है तो जो 50 लाख से ज्यादा मतलब कि हमें रिस्पॉन्स मिला, हमें लोगों से 100 लाख मिला, मतलब कि 1 करोड़ रुपीस हमको ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो कैन वी रिटेन दैट। तो उन्होंने बोला है कि आप रिटेन कर सकते हो 100% तक का अमाउंट। मतलब अगर आप देखो तो 50 लाख का 100% कितना होगा, 100% विल बी 50 लाख, है ना। 100% 50 लाख का कितना होगा, 50 लाख। मतलब आप 50 लाख तो एट पार रिटेन करोगे ही करोगे, प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन आप कितना तक रिटेन कर सकते हो, ओनली 100% ऑफ बेस इशू साइज, मतलब ही 50 लाख और आप रिटेन कर सकते हो डिवेंचर्स के केस में। वही शेयर्स के केस में अगर आपको याद होगा तो शेयर्स के केस में 10% का रिटेंशन अलाउड था, बट इधर 100% का रिटेंशन अलाउड है। सो कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ बेस इशू साइज ऑफ एनी लोअर लिमिट एज स्पेसिफाइड इन ऑफर लेटर और लेटर
और ऑफर और प्रोस्पेक्टस। ओके, नाउ अंडरराइटिंग का भी कंसेप्ट हमने बहुत बार किया हुआ है कि जब आपको ये डाउट होता है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो कहीं अंडर सब्सक्राइब ना हो जाए, तो आप उस केस में क्या कर लेते हो, एक अंडर राइटर को अपॉइंट कर लेते हो। अंडर राइटर क्या करता है, जो भी अनसोल्ड डिबेंचर्स रहते हैं मार्केट में वो आपका खरीद लेता है, ताकि आपकी रिफंड की जो नौबत है वो ना आए। सो कंपनी में एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद अंडर राइटर्स ऑफ इट्स पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर मस्ट बी मेंशन इन दी ऑफर लेटर और ऑफर और प्रोस्पेक्टस। तो जो भी चीजें हैं, अंडर राइटर कौन है, अंडर राइटिंग कैसे होने वाला है, वो सारी चीजें मेंशन होना चाहिए आपके इस डॉक्यूमेंट में। कहने का मतलब यही है कि एज पर सेबी आपको कौन अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको अंडर राइटर अपॉइंटमेंट करने पड़ सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज क्रेडिट रेटिंग। अभी ये क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, जब भी आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो डिबेंचर्स कौन होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं। तो अब वो जब भी आपका प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर पढ़ेंगे तो आपका रेटिंग देखेंगे कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, मार्केट में आपका आपने कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया है। तो उस बेसिस पे जो क्रिसिल होती है, उस बेसिस पे क्रिसिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपको एक रेटिंग देती है। तो उस रेटिंग से बाहर वाले लोगों को, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को पता चलता है कि ये कितना ट्रस्टवर्दी कंपनी है, वेदर वी शुड गो फॉर डिबेंचर इन दिस कंपनी और नॉट। इससे हमको ये सारी चीजें पता चलती है। तो सेबी ने ये कंपल्सरी कर रखा है कि जब भी आप डिबेंचर इशू करोगे तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, और वो क्रेडिट रेटिंग जो है वो कहां पे मेंशन करनी पड़ेगी, आपके ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी पड़ेगी। बार बार आपको शायद ये डाउट आ रहा होगा कि ऑफर लेटर, लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस में क्या डिफरेंस है, वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर हो जाएगा, इसलिए मैं इधर थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि हम ये तीनों डॉक्यूमेंट कब और किसको इशू करते हैं। सो ये लास्ट वाला पॉइंट, आपको फोर्थ वाला पॉइंट समझा कि जब भी आप पब्लिक इशू करोगे या राइट इशू करोगे तो आपको अपने प्रोस्पेक्टस में क्या देना पड़ेगा, आपको क्रेडिट रेटिंग देना पड़ेगा फ्रॉम वन और मोर रेटिंग एजेंसी। दिस रेटिंग शुड बी मेंशन इन दी ऑफर लेटर। तो वो रेटिंग जो है इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपके उस डॉक्यूमेंट जो आप पब्लिक को देते हो या मेंबर को देते हो या आप प्राइवेट प्लेसमेंट में इंस्टीट्यूट को देते हो, तो उसमें वो रेटिंग मेंशन होनी चाहिए, ताकि जो सामने वाला पार्टी है दे कैन मेक a informed decision कि whether they should go for this company or not. ओके, सो ये था हमारा एज पर सेबी रेगुलेशंस रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर। तो आपको सारे पॉइंट पक्का क्लियर हुए हैं। अगर आप ये लेक्चर्स तुरंत देखते हो और आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर देना कि मैम हमको ये डाउट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, ताकि होगा क्या कि मैं तुरंत नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपके लिए बनाने वाली हूं, जो होने वाला है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर, उस लेक्चर में मैं आपको सारा वो जो भी डाउट है वो क्लैरिफाई कर दूं और कोई भी डाउट एग्जाम के टाइम तक ना बचे। वैसे हम सारे जो भी आप डाउट मुझे भेजते रहते हो वो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी, उसका भी टेंशन मत लेना। बट यही है कि आपका उस पर डाउट जरूर आना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। मेरे को तो यही समझ रहा है कि आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड यू आर ऑल्सो गिविंग बेस्ट, और आपके जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड आई एम होपिंग कि आप ये सारे वीडियोस कंप्लीटली देख रहे हो। सो आई होप यू लाइक दी लेक्चर्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना जरूर है, और अगर आपको ये भी बताना है कि आपको वीडियोस में क्या अच्छी चीज लग रही है, क्या बुरी चीज लग रही है, या कैसा स्पीड है अपना, कॉलेज के साथ जा रहे हैं, कॉलेज के पीछे जा रहे हैं, क्या स्टेटस है आप लोगों का, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे वीडियोस पे मुझे कमेंट्स आते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।